प्राइवेट पार्टी को यदि रेलवे में आना है तो रेलवे एक तो मोनोपोली है और गवर्नमेंट ओन मोनोपोली है, तो ये डबल वहमी है। तो उसके लिए उनसे लोगों को एक विश्वास प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने उसमें निजी क्षेत्र में आने के लिए भी ये रेगुलेटरी बॉडी काम करी, ये भी किया। अकाउंटिंग रिफॉर्म, जो लोग पहले बात करते हैं अकाउंटिंग रिफॉर्म, तो हमने अकाउंटिंग रिफॉर्म क्या बात होती थी कि सिंगल कैश का एक्रूवल कीजिए, हमने कहा नहीं, हमने कोई ऐसे आइडिया सिर्फ लेकर इम्प्लीमेंट नहीं करे, तो उसके हमने वैल्यूएशन किया। तो हमने सबसे पहले किया कि आउटकम ओरिएंटेड बजटिंग और अकाउंटिंग होना चाहिए। तो बुक कीपिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉस्टिंग, इसको सबको इंटीग्रेट करके बजट से लेके एक्सपेंडिचर से लेकर आउटपुट से लेकर आउटकम तक। पैशन है रेलवे को लेके और आपका एग्जीक्यूशन। आप जो कह रहे हैं कि अब हम टेंडर लेके आ रहे हैं, या प्राइवेट पार्टियों का प्ले बढ़ेगा या उनका भरोसा जीतने की बात है, या कई टेंडर देने के स्टेज पर आप आ गए हैं, मुझे लग रहा है आप सबसे लेट इसी जगह हैं। 3 साल में आप तो इतने जबरदस्त हार्ड एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर के खड़े करके दिखा सकते थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बोलिए या प्राइवेट लोगों के साथ ऑपरेट कराने का बोलिए। मुझे लगता है कि आप बहुत स्लो हैं। देखिए, यदि मैं स्लो हूँ तो आप जो खबरें देते हो गलत है, ऐसा मुझे कहना होगा क्योंकि आप जो खबरें देते हैं उसमें आप ये कहते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। आप खबरें दे रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन न होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ नहीं हो रहा है। आप यही कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत डाउन है, ये खबरें आप ही देते हैं। यदि आपकी खबरें सही है तो हम जो कर रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि यदि प्राइवेट सेक्टर आने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको उसमें लाने के लिए जिम्मेदारी से, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है, तो इसके लिए ये हम काम करें। साथ ही में आपको मैं ये तो मैं मुझे कहूँगा मैं रिकॉर्ड टाइम में हुआ है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए रेलवे के इतिहास में कभी ट्रेन दिए नहीं। सॉरी, मैं और अपना एक क्वेश्चन इस रूप में लेके आता हूँ कि इस बात में कितना वक्त लगना चाहिए। जैसे आपने हबीबगंज का एग्जांपल दिया कि हम लोग मुंबईकर हैं, कि बॉम्बे के सबर्बन रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर आप एक बड़ा निर्माण कर दें, किराए पर लगाएं, किसानों को सब्जी बेचने की जमीनें दें, व्यापारियों को दफ्तरों की जगह दें, अपने बाजार लगाएं, पार्किंग लॉट बनाएं, तो आप बॉम्बे का पूरा ट्रैफिक एक तरीके से खींच लेते हैं, बॉम्बे की समस्या सॉल्व करते हैं। रेलवे अपने आप को बड़े पैमाने पर मोनेटाइज करता है। लेकिन आप लोगों को ये डर है कि गरीब वाली ब्रांडिंग के चक्कर में कहीं ये प्राइवेट के साथ ज्यादा जुगलबंदी करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलेगी, इसलिए आप धीरे चल रहे हैं। आपको करना है, आप धीरे चल रहे हैं। ये भी सही है, लेकिन देखिए आप समझ लीजिए कि हमारे देश में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है, इसमें हमारी जो आज की जो रूल्स है, रेगुलेशन है, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, हमारा मंत्र है, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए। और देखिए एयरपोर्ट में और ये स्टेशन में अंतर ये है कि जो एयरपोर्ट बने वो ग्रीन फील्ड मतलब ब्राउन फील्ड भी थे, लेकिन एयरपोर्ट कहाँ चलता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो चलेगा पटरी का अपना हाईवे अपने रनवे के ऊपर। यहाँ पर हम ट्रेन चल रहे हैं, बाहर पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है, पूरी मात्रा में रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे है कि कोई भी स्टेशन, जहाँ भी स्टेशन है वो तो सबसे कंजेस्टेड एरिया शहर का है, सबसे कंजेस्टेड, तो वहाँ पे लोगों को शिकायत, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोकल परमिशन लेने के लिए आप देखिए वहीं पे भी जैसे मेट्रो स्टेशन बनने में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सबसे अच्छा मेट्रो स्टेशन बना देगा, ग्रीन फील्ड है, वहीं कोई था ही नहीं कुछ। जहाँ ट्रेन चलाना भी है, जहाँ दिन में साल में 800 करोड़ लोग सफर करते हैं, ऐसी ट्रेन चलनी भी चाहिए। ट्रेन चलने के समय समय उनके साथ भी डेवलप होना चाहिए। बहुत कठिन काम है, लेकिन हमने करके दिखाया। तो एक अभी मैक्रो पिक्चर लेंगे, फिर हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनके भी सवाल लेंगे। लेकिन एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आपने भी स्वीकार किया था और बहुत सच्चाई से बताया था कि रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत खराब है। अब हम पढ़ रहे हैं कि रिकॉर्ड टर्न अराउंड हो गया और आपको फ्रेट से भी बहुत कमाई होने लग गई। हम इसको रिकंसाइल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमको कोल का कोई डिमांड नहीं दिखता, हमको स्टील का कोई डिमांड नहीं दिखता। तो आप इन चीजों को ढोए, इसमें कोई ग्रोथ नहीं था, उसके बावजूद हम लोगों ने इतना ग्रोथ दिखाया। इसका मतलब हम लोगों ने मार्केटिंग किया, फ्रेट रिफॉर्म लाए जो कभी देश के इतिहास में नहीं किए गए थे, फ्रेट कम किया गया, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे, डिस्काउंट दिए जा रहे, कस्टमर के लिए हम लोगों ने कस्टमर सर्विस मैनेजर अपॉइंट किया, हम लोग एग्रीगेशन ऑफ कार्गो कर रहे, नया कार्गो लाने के लिए हम लोगों ने पार्सल जो CEP कहते हैं, कुरियर पार्सल, वो बिजनेस को हम लोगों ने हमारे पास लाया। यार हमने पहली बार, हमने इतने सभी कठिनाई के बावजूद, तो हम कहते हैं कि वैसे तो पिच अच्छा है,
बॉलर ठीक नहीं है तो स्कोर करने में कोई इतराज ही नहीं है। जब टर्निंग पिच है, बॉलर भी अच्छे है, 5वें दिन का खेल चल रहा है तो पिच भी ब्रेक हो रहा है, उसके में हम लोगों ने काम करके दिखा, इसके लिए आपको हमको कॉम्प्लीमेंट ही करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, हम तो इसीलिए चौंके में हम समझना चाह रहे थे कि चमत्कार जैसा हो गया ये। कुछ दर्शकों के सवाल, नीरज सर, बड़ी सैकड़ों की तादाद में दर्शक इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत पर्सनल सवाल हैं जो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन कुछ जेनरिक सवाल है। जैसे एक अक्षय बजाज ने पूछा है कि सर, राजधानी जैसी ट्रेन में भी डायनेमिक प्राइसिंग के कारण अंडर बुकिंग होती है, कई बार जो प्राइस है वो फ्लाइट से भी ज्यादा हो जाते हैं, तो क्या इस पर कोई काबू पाने का कोई तरीका है कि पैसेंजर को इतने ज्यादा पैसे ना देने पड़े? देखिए, पैसेंजर आज हमारे पास 35,000 से 40,000 करोड़ रुपया ये पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन है, तो पैसेंजर ज्यादा दे रहे कि कम दे रहे उसका नतीजा आप ही लगा सकते हैं। यदि रेलवे का 40,000 करोड़ रुपया जो अंडर रिकवरी है पैसेंजर सेगमेंट से, उसकी वजह से रेल का तो नुकसान होता है, वो होता ही है कि रेलवे में ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। रेलवे इनफैक्ट इज द लोएस्ट एंड द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री, नॉट ओनली कंट्री, द वर्ल्ड। सुदीप शर्मा पूछ रहे हैं कि सर, क्या आप बता सकते हैं के लिए क्या मंत्रालय करेगा? पिछले 4 साल की 5 साल की तुलना करते हैं तो एक्सीडेंट का रेट आधे से जानते हैं, उसके बारे में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी उसका तलाश कर रही है, और उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बयान है, इसके लिए मैं और उसमें कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उसकी वजह क्या थी, कौन उसके पीछे था, उसके क्या हाथ थे, आप सब जानते हैं। लेकिन उसको यदि आप छोड़ेंगे तो और भी कम हो जाएंगे हादसों की संख्या, इसलिए ये नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये जो रेल की सुरक्षिता को ध्यान में रखते हुए जीरो एक्सीडेंट मिशन करना चाहिए, ऐसा मेरी मनीषा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपया सेफ्टी फंड के लिए रखा है, और जो ट्रैक रिन्यूअल है, नए ट्रैक लगाने के लिए, मेकेनाइजेशन करने के लिए काम की शुरुआत की है। 40,000 से ज़्यादा हमारी जो कोचिस है उसको हम पूरी मात्रा में मॉडर्नाइज कर रहे हैं। साथ ही में हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिग्नलिंग चेंज की जाए, ट्रैक में भी अच्छी तरह से, वेल्डिंग में अच्छी तरह से को ज़्यादा इनकलकेट किया जाए, पूरी हमारी जो सिस्टम्स और प्रोसेस है उसको रिविजिट करके हमारे नए सिस्टम बनाए जाए, सभी के ऊपर काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सही माने में ये आजकल अभी ये तो हमारा 24/7 न्यूज़ का जमाना है, तो पहले शायद कुछ अखबार में पढ़ के पता चलता था हादसा, लेकिन अभी तो इनफैक्ट कम होने के बावजूद भी यदि लोगों को इसका एहसास नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है सर, वो 100 सवाल का एक सवाल है कि ट्रेन जो है वो डिले होती है 12 से 20 घंटे तक कुछ ट्रैक्स पे, तो इसके लिए क्या कोई जादू की छड़ी मंत्रालय चलाएगा कि ट्रेन में 12-12, 20-20 घंटे की देरी ना हो? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ट्रेन 12-12, 20-20 घंटे की देरी होती। अभिषेक गोयल ने सर ये सवाल नहीं, पूछा। मैं बताता हूँ, तो ये तो एक हमारे जो पंक्चुअलिटी 85% है, लेकिन ये सही है कि कुछ सेक्टर पे ट्रेन देरी से चलती है, और खास करके ये जो आपने पता है ज़्यादा डिले होता है वो तो फॉग के समय में ज़्यादा होता है, और वो फॉग के समय तो बहुत डिले होती है, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने और रिएक्शन हो गई है साल में, इसके लिए ज़्यादा भी। इसमें सर एक छोटा सा सप्लीमेंट्री मेरा है, हमारा बिहारी दोस्त है आशुतोष सिंह, अभी हम आते वक्त उससे बात कर रहे थे, वो बिहार झारखंड इलाके के हैं। उनका कहना है कि जो ट्रेनें आप 15% बता रहे हैं जो लेट होती हैं, उनमें ज़्यादा बिहार से आने वाली ट्रेनें होती हैं जो इधर बड़े शहरों में पहुंचने के लिए लेट कर दी जाती है, क्योंकि उनको प्रायोरिटी में नीचे कर देते हैं, दूसरी को पहले छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा बिहार के साथ कुछ खास प्रेम है लेट करने के लिए। देखिए, यदि ये बात सही है तो सबसे ज़्यादा रेल मंत्री बिहार के थे, आज तक सबसे ज़्यादा नेटवर्क बिहार में क्रिएट होना चाहिए था, बड़े बड़े नेता बिहार के रेल मंत्री रह चुके हैं, तो क्या आपको ऐसा कहना है कि वो लोगों ने जानबूझ के ट्रेन लेट करने के लिए काम किया होगा? उन्होंने स्टॉपेज बढ़ाए, स्टेशन बनाए। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए अभी जो आज हम जो देख रहे हैं वो तो कितने साल के चलते हो उसका ही नतीजा है। तो यदि आज ये हो सकता है ऐसा आपका कहना है तो पहले से होता होगा ही, और ये इसके लिए वो जिम्मेदार ठहरने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि वो अपने राज्य के लिए उन्होंने अच्छी काम नहीं किया होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो वजह ये है सही माने में जिसके लिए मैंने काम कर रहा हूँ कि 16% नेटवर्क 60% ट्रैफिक हैंडल करते हो, बिहार से गुजरने वाली ट्रेन वो 60% में आती है। बिहार यूपी सबसे पॉपुलर स्टेट भी है और वहाँ से ट्रेन ज़्यादा आती है, इसके लिए वहाँ ये स्थिति आती है। तो इसलिए यदि हम वहीं पे टैकल करेंगे तो ही बुनियादी तौर पर मसला हल होगा। तो मैं आज जो काम कर रहा हूँ
तो इसमें बुनियादी स्तर पे काम इसमें करें। और कोई फ्रैंक होने में हमको हर्ज नहीं है कि ये इफिशियंसी का एक इशू है और वो कल्चरल इशू ज्यादा है, क्योंकि दो राज्यों में डेंसिटी तो बहुत है लेकिन वहीं पर इफिशियंसी की प्रॉब्लम है। तो नहीं, बिहार आता है यूपी वो। के जो भी पैसेंजर हो या रेल कर्मचारी हो, बिहार यूपी के जो लोग हैं उनको मुस्तैदी बढ़ाने की जरूरत है। नहीं, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि क्योंकि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इस राज्यों से जो ट्रेन गुजरती है वही ट्रैक सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड है, उसका यूटिलाइजेशन 150% तक पहुंच गया है। वैसे तो रेल के टेक्निकल टर्म्स में 85% से ऊपर ट्रैक का यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा समय तो आपको रखना चाहिए ट्रैक मेंटेनेंस करने के लिए। आप ट्रैक मेंटेन नहीं करेंगे तो सेफ्टी के इशू कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन आज हम सेफ्टी के लिए भी, मेंटेनेंस करने के लिए भी टाइम नहीं, क्योंकि 150% यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो यही मैंने फर्स्ट टाइम रेल के इतिहास में हम लोगों ने इसके ऊपर काम करने की शुरुआत की। अब थोड़ा सा रुक करते हैं बुलेट ट्रेन की तरफ। उसका क्या स्टेटस है और वो डिबेट अब खत्म मान ली जाए क्या कि जब हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है तो ऐसे 1-2 5 स्टार शोकेस बना के दिखाने की कितनी बड़ी अर्जेंसी है, क्या प्रायोरिटी है? एक तो आपके दो सवाल एक दूसरे को विरोध करते हैं। एक तो पूछे स्टेटस क्या है, इसका मतलब ये कि आप चाहते हैं कि रेलवे ट्रेन आनी चाहिए। तो यदि आप चाहते हैं तो फिर दूसरा सवाल गैर लागू होता है कि उसकी जरूरत क्या है। लेकिन आप दूसरी तरफ पहले आते हैं कि देखिए, एक तो हम लोग 8,56,000 करोड़ रुपए रेलवे में निवेश कर रहे हैं, उसमें बुलेट ट्रेन का बजट भी नहीं है। 8,56,000 करोड़ पूरी मात्रा में आम जनता जिस ट्रेन को नेटवर्क को यूज करेगी इसमें लगाया जा रहा है। और इसलिए एक राजनीति के तौर पर लोग कहते हैं, और मुझे कहने के लिए खुशी है कि जब मेरे पूर्व मंत्री थे उनके समय से बुलेट ट्रेन की बात चल रही थी, कि कोई नई बात हम लोगों ने नहीं की। कुछ लोग जापान जाना चाह रहे थे कि बुलेट ट्रेन कैसे देखने के लिए, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली, उस समय इसके लिए नहीं जा पाए थे। लेकिन बुलेट ट्रेन का यदि करना है तो दूसरी बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के पहले, जब पहले प्रधानमंत्री जी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच में इसकी फिजिबिलिटी करने का काम शुरू हो गया था। तो यदि ये राजनीति के तौर पर आज जिसको कहना है कि बुलेट ट्रेन की क्या है, तो मैं भी समझता हूँ बिल्कुल बुलेट ट्रेन का दूसरे से कोई लेन देन ही नहीं है। जो नेटवर्क हमारा यहाँ मैं राज की बात बता सकता हूँ आपके बारे में। वो सुनामी के बाद शिनकानसेन की यात्रा करने के लिए आप भी वहां पर गए थे और जो सबसे तेज जापानी ट्रेन बनी थी उसमें आपने सफर किया था। वो मेरे सफर में वैसे आपको तो 83 में सबसे पहले मैं जापान में गया था, जब मेरी राजनीति का कोई ताल्लुका ही नहीं था। उस समय भी मैंने इस ट्रेन से सफर किया था। लेकिन मैं समझता हूँ बुलेट ट्रेन आने से किसी भी हालत में जो आम जनता को जो सेवा दी जाती है, इससे कोई पैसा निकाल के वहाँ नहीं दिया जाता। ये पूरी मात्रा में स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है। जापान उसको फाइनेंस करिए, टेक्नोलॉजी उसकी तरफ से आएगी, और वो टेक्नोलॉजी इस देश में आएगी, उसका लाभ पूरा नेटवर्क अपग्रेड होने में लगेगा। आज चाइना में 20,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है, 20,000 किलोमीटर। हमारा 500 किलोमीटर की बात हम करें, 20,000 किलोमीटर जापान में है, चाइना में है, जापान में है, फ्रांस में है। फ्रांस में तो अभी स्पीड बढ़ा के 500 किलोमीटर आज बढ़ा, TGV आज भी उनके मंत्री मेरे को मिलके गए। तो ये सभी चीज वर्ल्ड में हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा रेल का नेटवर्क जो आम आदमी सफर करते हैं उनको सुविधा बढ़े। इसके लिए मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता, जहाँ से सबसे ज्यादा है, बिहार, यूपी, सब लोग यहीं से सफर करेंगे, उनका स्पीड हम 200 किलोमीटर तक बढ़ा रहे। उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए के प्रावधान हमने बजट में किया है। 25,000 करोड़ ये आम आदमी के लिए कर रहे। तो ये, और जो 40,000 कोचिज मैंने बोला मैं रिट्रोफिट करने जा रहा हूँ, जो रिट्रोफिट करने के बाद उसका एक लोगों को एक अलग से एहसास मिलेगा, ये भी तो आम आदमी के लिए है। सर, एक धीरज गुप्ता लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने की क्या कोई योजना है, और ट्रेन्स के अंदर उनके लिए बोगी बढ़ाने की क्या कोई योजना है, क्योंकि दिव्यांगों को रेलवे स्टेशन पर काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल सही है, और मैं तो मानता हूँ कि ये इनह्यूमन है। यदि हम दिव्यांगों को अच्छी सुविधा नहीं दे पाते तो ये बहुत ही इनह्यूमन बात है। वो कैसे टॉयलेट जाएंगे, ट्रेन में कैसे चढ़ेंगे, ये बिल्कुल सही है। इसलिए हमने ये तय किया कि जो नई कोचेस बनेंगे, नए स्टेशन बनेंगे, वो तो पूरी मात्रा में दिव्यांग फ्रेंडली रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आज जो ट्रेन है, आज जो कोचेस है, और जो अभी मैं रिट्रोफिटिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें भी पूरी मात्रा में कोचेस बन जाएंगे। लेकिन आज जो कोचेस है उसमें भी दिव्यांग फ्रेंडली बनाने का काम शुरू है। कुछ कोचेस में तो हमने ब्रेल का भी इस्तेमाल किया था, जो अंधे लोग हैं उनके लिए भी उसका लाभ मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है,
और ये दुख की बात है कि इसके पहले इसके ऊपर काम नहीं किया गया था। इसके ऊपर हमने काम करने की शुरुआत किया। ये एक ही बात है कि रेलवे का कारोबार इतना बड़ा है कि हम कुछ भी करेंगे तो उसमें पूरी मात्रा में तो उसका एहसास लोगों को होने के लिए समय लगता है। सर एक सवाल और, बहुत ज्यादा संख्या में लोग पूछ रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट बहुत डिलेड है, क्या इंजीनियर्स की नियुक्ति में सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है? ये कुछ टेक्निकल सवाल है सर, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में लोग इसको पूछ रहे हैं। देखिए, तो मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले कि पहली बार कि जो सभी एग्जामिनेशन में, रिक्रूटमेंट में वो धांधलियाँ होती थी, लोगों को बड़ी मात्रा में पैसा भी देना पड़ता, लोग उनको लूटते भी थे। मैं मंत्री बनने के बाद मैंने रिक्रूटमेंट में एक आदमी को भी नहीं लगाया। दूसरी बात, पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, इसमें भी मैं कोई रुचि नहीं लेता हूँ। हम लोगों ने इसमें बड़ी मात्रा में पारदर्शिता लाई जाए और जितने लोगों की जरूरत है वो ले जाए, तो उसका रिजल्ट मुझे लगता है अगले महीने में आने वाला भी होगा। लेकिन हम उसको पूरी मात्रा में इसके लोगों को समझाया जाए कि लोग को जो लूटे जाते थे, उनकी लुटेरे लोगों को हमने रोक दिया है, पूरी मात्रा में उनका काम खत्म कर दिया है। और रेलवे में सभी चीज़ों में आज टेंडरिंग, पूरा ही टेंडरिंग है। आज हमारा पूरी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी मिलना चाहिए वो पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हमने तो अभी सप्लाई चेन को भी डिजिटलाइज कर दिया। तो ये सभी चीज़ जो हो रही है, इसके पीछे एक मिशन है जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सब पारदर्शिक बने, एफिशिएंसी आए। तो इसमें जो लोग थोड़े, कुछ लोगों को तकलीफ होगी, दिक्कत हो रही है, जिन लोगों से, थोड़े लोगों से दिक्कत वाला संघर्ष आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है। जाहिर है कि पब्लिक में आप या सरकार ज्यादा नहीं बताते, लेकिन एक संघर्ष आपका कायम है इस तरह के एलिमेंट से लड़ाई का। छोटा सा एग्जांपल अभी सामने आया, वो थोड़ा समझा दीजिए। नीर स्कैम वाले 2 लोगों पर आपने कार्रवाई करने के लिए कहा, जबकि सीवीसी ने कहा था जरूरत नहीं है। नहीं, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? वो यदि सीबीआई ने उनके ऊपर रेड की, सीबीआई ने उनके ऊपर की, तो देखिए हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि हमारी इंटेलेक्चुअली हमको क्या हो गया मुझे पता नहीं है कि हम एक्शन लेते तो बोलते हैं हमने एक्शन ले ली, हम एक्शन नहीं लेंगे तो बोलेगा आप एक्शन नहीं लेते। तो एक आपको देश में क्या चाहिए कि ये कानून का रास्ता जो है उससे चलना चाहिए। सीबीआई एजेंसी इंडिपेंडेंट बनाई गई है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उनका रिपोर्ट यदि होगा तो रिपोर्ट पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो सीवीसी ने ऐसा क्यों कहा? वो तो मैं कुछ उसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि जो अखबार में आपने खबर पढ़ के जो आप सुना रहे वो बात सही नहीं है, लेकिन उसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि सीबीआई ने रेड की थी, सीबीआई के उसके क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की थी, उसने हमको सैंक्शन मांगी थी, हमने दे दी। सर एक सवाल मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूं कि कैबिनेट ने रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी को मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में शायद माल भाड़ा, किराया, ये सब रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की सिफारिशों पर ही लागू किया जाएगा। तो अभी किस स्टेज पर है और वो कब अपनी सिफारिशें देने की हालत में होगी आरडीए, जिसको लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है? मैटरनिटी होम में एक औरत एडमिट करने के बाद हम पूछेंगे कि लेकिन वो नौकरी करना बच्चा कब शुरू करेगा, मेरा सवाल है। 8 दिन पहले कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दिया है, तो अभी जल्द से जल्द उसको हम काम में शुरू कर देंगे। एक बात और हुई थी कि आपको बहुत ज्यादा पैसा सरकार के बजट से नहीं मिल पाएगा और आपने डेट के जरिए, दूसरे तरह के फंडिंग के जरिए बहुत सारे इंतजाम किए थे, शुरू में आते से ही कर लिया था। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, जिसको कहते हैं पैसा हाथ में आना और उसका प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो जाना? अरे तुमने 3.5 लाख करोड़ रुपया, अभी 1,31,000 करोड़ तो ये साल का है, लेकिन 3.5 लाख करोड़ रुपया आज हम लोगों ने रेलवे में काम करने के लिए सिर्फ 2.5 साल में किया है। जो सबसे पहले कुछ साल पहले हमने देखा है कि 40-50 करोड़ से ऊपर नहीं होता। और एक जो टॉप के इन्वेस्टर्स है, अपने जो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, एक रिसर्च रिपोर्ट यह है कि 2/3 ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज रेलवे। तो अभी आपको ये तो मेरा कहना नहीं, इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है 2/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर। पहले तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर इज डाउन, ये सब मानते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र निवेश नहीं कर रहा है, पब्लिक सेक्टर ही को निवेश करना है। और यदि पब्लिक सेक्टर का निवेश ही कर रहा है, उसका मतलब पूरे इंडिया में जो निवेश हो रहा है डोमिनेंट तो पब्लिक सेक्टर है, और उसमें यदि 2/3 रेलवे का है तो आप सब समझ सकते। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा स्पिन दे दूं, जो पत्रकारों का काम होता है वो ये है कि पॉलिसीज ऐसी हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप नहीं हो रहा है। सरकार सोचती है कि इस देश का ग्रोथ हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट से हासिल कर लेंगे, और वो जो सरकार, पूरी सरकार को करना चाहिए,
उसमें से 2/3 अभी तक जितना हुआ है वो सिर्फ रेलवे का है। तो इन अ वे हम बहुत लिमिटेड ताकत के साथ ग्रोथ के जिन नंबरों को चेज कर रहे हैं वो बहुत ही ह्यूमंगस टास्क है, आपके ऊपर बहुत भारी बोझ है। आप निभा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाएगा। ये ऐसा सब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, नितिन गडकरी जी का रोड्स हो या पोर्ट्स हो, पावर सेक्टर हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, सिविल एविएशन हो, सब में काम हो रहा है और सब में ही निवेश हो रहा है। लेकिन रेलवे का जो पहले निवेश बहुत ही कम हुआ करता था, सालाना 40,000 करोड़ से ऊपर कोई बजट बनता ही नहीं था, तो उसको हमने इतने बड़ी मात्रा में बढ़ाने के कारण ऑब्वियस है कि रेलवे का शेयर बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि उनका कम हो गया, लेकिन रेलवे इतना कम था, डाउन था, उसको हमने लाया 40,000 50,000 करोड़ से। देश में इतने बड़ी मात्रा में लोगों की जो उम्मीदें है, अपेक्षा है, लोग जो चाहते हैं वो कैसे पूरा हो सकता था। और इसलिए उसमें से भी सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता था, सबसे ज्यादा पैसा जाएगा वो प्री डिटरमिन्ड प्रोजेक्ट है उसमें जाता था, यानी नए प्रोजेक्ट। जो मैंने कहा 12,500 किलोमीटर डबलिंग सैंक्शन किया हम लोगों ने, जो 100 साल में 15,000 किलोमीटर था। आप सोचिए, जस्ट लुक एट द प्रोपोर्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन जो 80 साल में हुआ था उसको हम 5 साल में डबल करेंगे जी। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितने स्केल के ऊपर हम कार्य करें। और आप ये समझे, देखिए हमारा एक सिनिसिज्म देश में जो आया है कि जब हम कहते हैं कि अभी जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी बड़ी, पहली ऑर्डर कब आए, यानी हमने अभी तक केजी में भी नहीं प्रवेश किया है, तो पीएचडी कब मिलेगा, पीएचडी का सर्टिफिकेट। तो ये इसका थोड़ा सा एक सिनिसिज्म हमको निकाल देना चाहिए। ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो ये जो और सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम सिस्टम, सेम प्रोसीजर, तो हमने उसमें भी सुधार किया, बड़ी मात्रा में डेलीगेशन कर दिया, पूरे के पूरे अधिकार टेंडरिंग के, एस्टिमेट के हमने जनरल मैनेजर को दे दिए। उसकी वजह से भी एक तेजी आई है, लेकिन तेजी आएगी तो उसका मतलब ये नहीं कि एक बुलक कार्ट में चलने वाला आदमी दूसरे दिन हवाई जहाज की स्पीड से काम कर पाए, तो ये थोड़ा उसमें समय लगेगा। आपके लिए एक और बड़ा चैलेंज है और आप लगातार उससे ग्रैपल करते रहे। एक वक्त में ऑपरेटिंग रेशियो 100 के ऊपर गया, लेकिन जो दूसरा एक नंबर देखना चाहिए वो ये कि हर पैसेंजर को हर किलोमीटर ढोने में आपको एक्सप्रेस वाले में तो करीबन 20 पैसे से ज़्यादा का घाटा है और पैसेंजर ट्रेन में करीबन 40 पैसे का घाटा है। ये गैप जब तक बना रहेगा तब तक तो हमेशा आप आर्थिक मुसीबत में रहेंगे। ये तो देखिए, ये तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि ये साल में हमारा जो पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन है 35,000 करोड़। आप यदि समझे 35,000 करोड़ यदि रेलवे के पास आता था, जो रोड के पास आता है, जो एयरलाइंस के पास आता है और सबके पास आता है, तो रेलवे कितने बड़ी मुनाफे में होती। 35,000 करोड़ रुपया आज रेलवे का इनकम जो रेलवे को मिलना चाहिए लेजिटिमेटली, यदि हमारे आज, और ये 35,000 क्यों आया कि यही साल में पे कमीशन आया, तो पे कमीशन का बर्डन ही ऑलमोस्ट उतना ही था। तो पे कमीशन का बर्डन झेलने के बाद बोनस एक्ट आया, तो बोनस एक्ट के सबसे ज्यादा एम्प्लॉय रेलवे के पास है, तो बोनस एक्ट की लायबिलिटी सबसे रेलवे को झेलनी पड़ी। उसके बावजूद, और उसके बावजूद कि जैसे आपने ही कहा कि स्टील, सीमेंट, कोल, इसमें सब में इतनी बड़ी मात्रा में वृद्धि न होने के बावजूद हम लोगों ने रिजल्ट दिखा है। तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट तो देखना चाहिए ना कि आज आपने मेडल हासिल किया, अच्छी बात है, लेकिन मेडल हासिल करने के समय आपको जो कठिनाइयां थी, यदि उसके बावजूद आप करते हैं तो सिर्फ मेडल हासिल करने से जो आनंद मिलता है उससे ज्यादा आनंद उससे मिलता है। नहीं, बिल्कुल, ये तो वर्स्ट क्राइसिस जो था आपके लिए, मुझे लगता है वर्स्ट ईयर होगा रेलवे के इतिहास में। बिल्कुल, और उसके बीच में आपने जो टर्न अराउंड किया है वो बिल्कुल सामने देखने के लिए बिल्कुल दिखता है। इसी पर अगर आखिरी सवाल पर इस पर हम एंड करें कि आने वाले दिनों में, महीनों में बहुत सारा काम करते हैं आप लोग, लेकिन एक जो होता है ना अपना एक पेट प्रोजेक्ट कि इसमें ये करके मैंने दिखाया तो मुझे मजा आएगा, वो एक दो चीजें क्या है जिसको आप पुश करते हैं, डे टू डे बेसिस पर बेचैन होते हैं और रात को 11 बजे अफसरों को फोन करते हैं? देखिए, एक तो यही पेट प्रोजेक्ट है कि रेलवे को ठीक करना, यही प्रोजेक्ट है। और उसमें मुझे कुछ लोग ऐसे पूछते हुए, क्योंकि हमने कम से कम 70-80 अलग अलग बिंदुओं के ऊपर काम करने की शुरुआत की है। क्योंकि अब तक आप ऑपरेशन हार्ट का हो, लेकिन उसके लिए बीपी निगरानी में रखना चाहिए, नहीं तो ऑपरेशन हार्ट का भले हो लेकिन बॉडी उसको नहीं मानेगी। उसी मात्रा में रेलवे में जो सुधार करना है उसमें सभी बिंदुओं के ऊपर एक साथ में करना होगा, नहीं तो रेलवे नहीं ठीक चलेगी। इसीलिए हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन सेल खोली। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक आइडिया था कि हम लोगों ने रेल विकास शिविर किया 17, 18, 19, 20 नवंबर को, और उसमें जो अलग अलग क्राउड सोर्सिंग करके जो आइडियाज मिले उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेल के ही लोगों को लेकर हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन सेल खोली।
और वो ट्रांसफॉर्मेशन सेल का ऑपरेशन भी इस तरह से रखा है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी नहीं है। हमारी स्पीड बढ़ाना, रेलवे की ऑपरेशन, रेलवे के ट्रैक, पंक्चुअलिटी का जो इशू है, इस सभी के ऊपर मैं मानता हूँ 2020 में, जब मेरा ख्याल है 2021 में हमारा पहला चरण पूरा होगा काम करने का, तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में उसका लाभ दिखाई देगा। आज भी मैं कहता हूँ आपको, बहुत सारे सांसद, क्योंकि आपको मालूम है कि सांसद के ऊपर ही, विचारों के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव रहता है, क्योंकि वो चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, लोग उनको ही पूछेंगे। वो आके मुझे बोल रहे हैं कि आम आदमी आज उनको ये बता रहा है कि आज रेल में जो काम हो रहा है वो हमको जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये, इससे मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये जो जमीन पे दिखाई दे रहा है कुछ नहीं है। सही माने में 2020 में हमारा जो पहला चरण पूरा होगा तो आपको दिखेगा। और सबसे अच्छा, क्योंकि हम आज एक 8.5 लाख करोड़ खर्चा कर इन्वेस्ट करेंगे, अगले 5 सालों में हम लोग तो उसको डबल करना चाहिए, यानी कम से कम 17-18 लाख करोड़ इन्वेस्ट करना चाहिए। वो यदि हम करते हैं और उसको करेंगे, ऐसी उम्मीद है, तो मुझे लगता है उस समय आपको रेल अच्छी दिखेगी। चाइना की रेल, आज आप उसके बारे में अभिमान किसी को भी होना चाहिए, जापान की रेल होना चाहिए, यूरोप की रेल, कितने साल का काम करने के बाद ये हुआ है। चाइना में 78 से लेकर यानी आज 40 साल हुए, 40 साल के बाद चाइना की आज अच्छी रेल चलने वाली हमें दिखाई दे रही है। मैं नहीं कहता हमको 40 साल रुकने की जरूरत है, हम 10 साल में करेंगे, 5 साल में पहला चरण पूरा करेंगे, लेकिन उतना समय तो लगेगा ही लगेगा। हमने कितनी भी ताकत लगाकर रेल लाइन बढ़ाने का जो सिलसिला था, हमने डबल से ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले 3 किलोमीटर के आसपास होती थी, अभी इस साल में हम 10 किलोमीटर तक लाएंगे, अगले साल में 12-14 करेंगे, 20 तक भी लाएंगे। ज्वाइंट वेंचर स्टेट के साथ बन रहे हैं, एक ज्वाइंट वेंचर भी 5-5, 10-10 किलोमीटर दिन का बनाता है, तो भी 40-50 किलोमीटर दिन के बन जाएंगे। यानी पूरी मात्रा में रेल में सुधार होगा। लेकिन वो जो सुधार है उसका आपको एहसास 2020 में पहला होगा ज़्यादा अच्छी तरह से, 2025 में और अच्छा होगा। और मैं चाहता हूँ ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की जनता के लिए दी हुई बड़ी बड़ी देन होगी कि उनकी वजह से, क्योंकि मैं कोई राजनीति की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने रेल के पीछे पूरी अपनी ताकत लगाई, क्योंकि उनकी ये धारणा है, विश्वास है कि रेल बदले तो देश बदले। इसके लिए हमने भी कहा रेल बढ़े देश बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि जीडीपी का 2%, ये वर्ल्ड बैंक के लोगों ने भी मुझे बताया कि रेल की वजह से आपका जीडीपी बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। और एक आपको छोटी सी बात अभी आपको एड करना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कभी रेल को फाइनेंस नहीं किया था। वो दिन खुद उनके स्टॉक का डेलीगेशन आया, पूरा डोजियर लेके, हम रेलवे में क्या क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हमको रेल को फाइनेंस करना। बोला क्यों, क्या हुआ? बोलते हैं हमको रेल में एक्शन दिखाई देता है। मल्टीलैटरल एजेंसी रेल को फाइनेंस नहीं कर रही थी, आज आके कह रही है। वर्ल्ड के अलग अलग पेंशन फंड ये लोग कह रहे हैं, तो ये उनको भी एक एहसास हो रहा है कि बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमको उसमें शामिल होना चाहिए। चलिए, ये तो हम लोगों का झगड़ा चलता रहेगा कि 1 साल लेट, 2 साल लेट, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि भारत दरअसल दुनिया भर में एक्चुअली रेल अब एक नए ढंग से रिवाइव हो रही है दुनिया भर में, जरूर। तो उसमें भारत दरअसल रेल की नई कहानी, जिसमें टेक्नोलॉजी के कई जनरेशंस तो आप जंप करके दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा काम रेल के मामले में अगले 10, 20, 30 सालों में भारत में हो रहा है। 100% मैं दावे से कहता हूँ, 100%। मैं देखिए, मैं आपको कहता हूँ, चीन में हर साल 140 बिलियन डॉलर का निवेश हो गया है, 120 से 140 बिलियन डॉलर, जो मैं 5 साल में करने की मैंने जब बात की थी तो सब मुझे पागल ठहरा रहे थे। तो आज ये लगता है क्योंकि 65 बिलियन डॉलर तो हमारे 2.5 साल में हो ही गया। लेकिन जो चीन हर साल करी थी, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे नीचे जाएगा, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, पीक भी हो गया, और हमारा बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम चीन के साथ करेंगे, और दूसरे टाइम होगा चीन नीचे आएगा, हम ऊपर जाएंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और हमें एडवांटेज ये हो सकता है यदि हम प्लानिंग करेंगे, जो हम कर रहे हैं, कि लेट मूवर्स एडवांटेज, कभी कभी फास्ट मूवर एडवांटेज होता है। हमने यही, मैं आज भी, मैं रोज मेरा रिव्यू चलता है, आज भी मैं मेरे जो सब अधिकारियों के साथ रिव्यू यही करा रहा था कि आप ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए का सेफ्टी फंड, 8.5 लाख रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर, डबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें टेक्नोलॉजी लाई। इसका फिर एक टेस्ट केस, जैसे मेट्रो हो गई बड़े शहरों में, कलकत्ता, दिल्ली, अब थोड़ा मुंबई की पूरी सबअर्बन ट्रेन व्यवस्था दिल्ली की मेट्रो जैसी कब दिखेगी? तो अब आपको मैं बताता हूँ, ये टेस्ट केस मैं सही बता रहा हूँ, उसमें आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव देता हूँ कि करीबन 80 लाख लोग रोज मुंबई में ट्रैवल करते हैं, और हमारी 70 साल में ट्रैफिक पूरे देश में
रेल के ऊपर 65 टाइम्स बढ़ा, 65 टाइम्स, और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर 4 टाइम्स बढ़ा। मेट्रो की ये स्थिति नहीं है, क्योंकि मेट्रो शुरू हुई उसका ही प्लानिंग था कि इतने ट्रैफिक आएगा, उतने उसने प्लानिंग बना दिया। हम लोगों ने प्लानिंग किया था 1 के लिए, उसमें 65 टाइम्स लोड बढ़ गया, हमने 1 का सिर्फ 4 किया, यानी ट्रैफिक जो था 65 हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर 1 से 4 तक ही बढ़ा, तो क्या होगी स्थिति। तो उसको करने के लिए हमें, इसी में हमेशा लोगों को कहता हूं कि देखिए भाई, किसी के साथ भी तुलना करने के लिए उसका पर्सपेक्टिव देखिए। और इसके लिए मुंबई में भी हम 56,000 करोड़ रुपए का निवेश करें, 56,000 करोड़। 18 तारीख को मेरा रिव्यू मीटिंग भी है मुंबई में, तो मैं हमेशा जाके करता हूँ। तो हम भी ये करने की कोशिश करेंगे ना, उसके मेट्रो के साथ तुलना करना थोड़ा बेल इसीलिए क्योंकि उसके दाम क्या है, इसमें लोग सफर करते हैं, उसके दाम क्या है। दूसरा क्या है, मुंबई में आप प्लेटफॉर्म पे कभी भी आप मुंबई में रहते भी हैं, आप मुंबई में जाके देखिए, बारिश आती है तो पूरे के पूरे झुग्गी झोपड़ी वाले लोग प्लेटफॉर्म पे आके सो जाते हैं। शेल्टर है। आज बहुत सारे लोग टॉयलेट का इस्तेमाल रेलवे के प्लेटफॉर्म आके करते हैं, मेट्रो में ये नहीं होता है। अभी ये कोई कह सकता है कि आप उनको क्यों आने देते हैं, मार्केट बाहर निकाले, एक तरीका हो सकता है, लेकिन रेलवे गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट को ये एक इतने सालों से चला हुआ सोशल कॉज भी है, तो उसमें करना चाहे तो ह्यूमनली एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सही है, बट एज अ ह्यूमन राइट के ऊपर भी उसको सोचेंगे तो भी उसके पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने सही कहा। इस पर मैं यही कह के एंड करना चाह रहा था कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो रेलवे है वहां पे वो एक सोशल रोल प्ले कर रहा है, सबअर्बन रेलवे मुंबई में। इसीलिए वहां की तो बड़ी बड़ी इमारतें बना करके इनको सबको पब्लिक सेंटर, जिसको जहां कहिए कि लोक आवास, लोक निवास जो भी है अपना करें आराम से, इतना बड़ा हब बन सकता है ये सिटी सेंटर की तरह से। नहीं, उससे तो स्टेशन रिडेवलपमेंट का यही तो कॉन्सेप्ट है, तो यही हम कर रहे हैं। और 36 जो स्टेशन है मुंबई के सबअर्बन रेलवे के, राज्य सरकार ने मान लिया वो करेंगे, अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने स्पीड से करेंगे, लेकिन हम अलग अलग बिंदुओं को लेकर अलग अलग अप्रोच से इसको काम करने की शुरुआत करें। सुरेश प्रभु जी, आपके इस वक्त के लिए बहुत धन्यवाद, और तीसरा साल पूरा हो रहा है, उस मौके पर फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।